हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों की क्लास ज्योग्राफी यानी भूगोल की होने वाली है, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप में से बहुत से लोग हमको जानते भी होंगे और देख करके अचंभित हो गए होंगे कि सर यहाँ कैसे। ठीक है, और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। जो नहीं जानते वो कमेंट सेक्शन में चल जाइए, वहां आपको जानकारी मिल जाएगी। हम रोज कहाँ कौन सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर क्लास लेते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी इस बात को। ठीक है, देखिए यहाँ अचंभित होना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो बिहार बोर्ड एजुकेशन के जो सर है ना, उनसे काफी ज्यादा हमारा लगाव है, काफी ज्यादा बातचीत होती है, हमारे फ्रेंड ही हैं। उनके पास हम आए हुए हैं। सर आज आपकी क्लास नहीं ले रहे, तो सर आपकी क्लास को बंद कर रहे थे, आज की क्लास को आपका एब्सेंट कर रहे थे। लेकिन हम आए तो हम बोले कि चलिए सर, आज का आपके जगह हम क्लास लेके देखते हैं, देखिए बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है। ठीक है, बच्चों का रिएक्शन क्या रहता है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि यहाँ जो आप देखे हमको। ठीक है, आप लोग जो मैसेज जानते हैं हमको वो कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ देख करके आपको कैसा लग रहा। ठीक है, तो सर की क्लास आज हम लेने वाले हैं सर की जगह, और शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मॉडल पेपर को हम कवर करने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड के द्वारा हमेशा जारी किया जाता है। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, लगभग क्वेश्चन इसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर, मॉडल पेपर के पैटर्न पर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हर हाल में देख के जाना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वे स्टार्ट करते हैं। बाकी सर से पर डे तो आप लोग पढ़ते ही हैं, आज एक बार हमसे पढ़ लीजिए। ठीक है, और जम करके शेयर कर देना। ठीक है, एक बार जम करके शेयर कर देना, ताकि सर को भी लगे, बिहार बोर्ड एजुकेशन वाले जो सर हैं उनको भी लगे कि नहीं, सर के इफेक्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो प्लीज एक बार जम करके आप लोग शेयर कर देना, और जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसका आंसर भी देने का प्रयास करना, क्योंकि आप लोग लगभग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों की तैयारी जो है लगभग चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर हम रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखने का हम प्रयास करेंगे। क्या पूछा गया है ना, तो ये क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से नरमा किससे संबंधित है। नरमा, तो नरमा जो है ना, ये एक प्रकार का कपास है, कपास का प्रजाति है। ठीक है, तो कपास के ही एक प्रकार के मतलब प्रकार है, टाइप है ये नरमा। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे राइट आंसर। और ये जूट जो है ना, जूट और कपास ये दोनों एक ही कैटेगरी का है। इसके बीच में और एक आता है मिष्टा। मिष्टा, ये जूट, कपास और मिष्टा जो है ये तीनों रेशेदार फसल कहलाते हैं। क्या कहते हैं, रेशेदार फसल, जिससे रेशा की प्राप्ति होती है उसी को कहते हैं रेशेदार फसल। तो जूट, मिष्टा और कपास से क्या मिलता है, रेशा मिलता है, इसलिए ये रेशेदार फसल कहलाते हैं। और ऑप्शन में जब भी आपको रेशेदार फसल के बारे में बात की जाएगी तो ये तीनों रहेगा, इसके अलावा और चौथा अभी तक हम देखे नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला है, ये आपका ऑप्शन जो दिया कहवा। कहवा आपका रोपण फसल है। ठीक है, याद रखना कहवा क्या है, आपका रोपण फसल है। ये सारी चीज आप लोगों को याद रखनी है, कहवा रोपण फसल है, तो ऑप्शन आपके यहाँ बी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, नरमा जो है आपकी किससे संबंधित है, कपास से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान देना, उपक्षेत्र नहीं है, नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहला आर्थिक भूगोल की अगर बात करें, देखिए अर्थव्यवस्था में, आर्थिक भूगोल में, अर्थव्यवस्था में संसाधन के बारे में, एसेट्स के बारे में चर्चा की जाती है, क्योंकि संसाधन एक संपत्ति है, परिसंपत्ति है, और संपत्ति का चर्चा तो अर्थव्यवस्था में होगा ही, अर्थशास्त्र में होगा ही, आर्थिक भूगोल में होगा ही। तो ये जो है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। दूसरा है औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल देखिए, संसाधन, आर्थिक क्रिया की जब भी बात की जाती है, जब भी पैसा, आर्थिक, अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक भूगोल, वैसा भूगोल जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। तो उद्योग जो है ये भी एक प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप है, इसलिए ये भी जो है आपके आर्थिक भूगोल के क्षेत्र हैं। कृषि, कृषि क्या है, एक प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप है, तो कृषि का भी अध्ययन आपके आर्थिक भूगोल में किए जाते हैं। तो ये तीनों जो है ना आपके उपक्षेत्र दिए गए, भूगोल के, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र दिए। लेकिन लिंग भूगोल जो है, लिंग भूगोल एक तरह से सामाजिक भूगोल या जनसंख्या भूगोल कह सकते हैं, जनसंख्या भूगोल का एक उपक्षेत्र है। ठीक है, जनसंख्या भूगोल का क्या है, लिंग भूगोल एक उपक्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन आपके डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना बच्चों, पूछा गया किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की, रिटर या फिर हम्बोल्ट या फिर सैंपल। बताइएगा, नव निश्चयवाद की अगर संकल्पना अगर दी गई तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई थी, है ना। ये ग्रिफिथ टेलर, कभी कभी आपको टेलर दे देगा, ग्रिफिथ हटा देगा, तो आपको टाइटल से समझ जाना है कि हाँ ग्रिफिथ टेलर की ही बात की जा रही है। तो नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी, ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, बी लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल का मतलब होता है जनसंख्या घनत्व जहां कम हो। जनसंख्या, देखिए जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहेगा तो उसको कहेंगे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। अगर जनसंख्या जहां कम रहेगा
तो उसको कहेंगे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो अब ये बताना कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, अटकामा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है ना। उसके बाद भूमध्य रेखीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ ठंड काफी ज्यादा पड़ती है तो यहाँ जनसंख्या कम बसती है, तो जनसंख्या घनत्व तो कम है, मतलब विरल जनसंख्या है। यहाँ ध्रुवीय प्रदेश, यहाँ भी जो है काफी ज्यादा बर्फ हमेशा गिरता है, तो यहाँ भी जनसंख्या जो है बहुत कम निवास करती है, तो ये भी जो है कम जनसंख्या रहती है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व तो कम है, तो इसको कहेंगे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया की अगर बात करें ना, तो यहाँ मानसूनी वर्षा का काफी ज्यादा इफेक्ट रहता है, मानसूनी वर्षा काफी ज्यादा होती है ना। मानसूनी वर्षा जहां होगी तो वहां की मिट्टी की उर्वरक क्षमता ज्यादा होती है और फसल काफी ज्यादा होती है, जहां फसल होगी वहीं जनसंख्या बसेगी, इसलिए जनसंख्या घनत्व तो यहाँ ज्यादा होता है। इसलिए इसको हम नहीं कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, बल्कि ये क्या है, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करना, बताना कॉन्फिडेंस लेवल कितना है आपका। ठीक है, चलो मैं आया हूं, थोड़ा कमेंट करके बताना, और मैं कहां रहता हूं, क्या करता हूं, कहां पर आता हूं, आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, है ना। और मेरे बारे में थोड़ा सा कमेंट करके बताना सर को कि सर क्या कैसा लग रहा है मेरा क्लास, नहीं लग रहा है, अचानक उठ करके आए हैं आपके बीच, है ना। पर डे आपके सर क्लास लेते हैं, ठीक है, और कल से लेंगे रेगुलर, है ना। आज हम लेके देखते हैं, चलिए बताइएगा अगर अच्छा लगा होगा, जो भी बुरा हो, जो भी अच्छाई हो, जो भी कमी हो तो कमी देख करके आपको, कमी देख करके आप अपने आप में सुधार लाएंगे, जो भी अच्छाई हो उसको और अच्छाई करने का प्रयास करेंगे, है ना। अब देखना निम्नलिखित महादेशों में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें होती है, रेडिएशन होता है। देखो एक बात है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से अभी सेक्स रेशो बढ़ रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से सेक्स रेशो बढ़ रही है, प्रजनन क्षमता बढ़ रही है, तो जहां सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें गिरेगी, मतलब जिस लोगों में, जहां जिस प्रदेश में गर्मी ज्यादा होगा, तो जिस लोगों में गर्मी ज्यादा होगा जिस क्षेत्र में, तो वहां लोगों का हीट बॉडी रहता है एकदम, उन लोगों का जो एक तरह से प्रजनन क्षमता होता है ज्यादा होता है। तो अफ्रीका में आप जाते होंगे, अफ्रीका, तो अफ्रीका में धूप काफी ज्यादा पड़ती है, तो उन लोगों की प्रजनन क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर भी काफी ज्यादा वही है। और भी बहुत सारे कारण हैं, और भी बहुत सारे क्या कारण है, आर्थिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन, शिक्षा में पिछड़ापन, बहुत सारे कारण है, ठीक है। और मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो लगभग कम है वहां, जिसके कारण जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक कहां पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। चलो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोग सही देंगे और आंसर देंगे, सही आंसर बताएंगे। ठीक है, जनांकीय एक उपशाखा है, जनांकीय एक क्या है, उपशाखा। देखिए जनांकीय का मतलब होता है डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है जहां जनसंख्या का स्टडी किया जाता है, जनसंख्या के बारे में जहां अध्ययन किया जाएगा उसको कहते हैं जनांकीय। ठीक है, जिस तरह से आप लोग अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलाप का अर्थशास्त्र में जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप का स्टडी करते हैं, उसी तरह से जनांकीय इसको कहते हैं डेमोग्राफी। क्या, हाँ डेमोग्राफी दिया गया, डेमोग्राफी इसको कहते हैं, इसमें किया जाता है जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जनांकीय एक उपशाखा है भू आकृति विज्ञान का, जनसंख्या भूगोल का, जलवायु विज्ञान का, बिल्कुल जनसंख्या भूगोल का, है ना। यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, बी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलो ध्यान से देखना, आगे पूछा गया है कि इनमें से कौन मानव विकास के स्तंभ है। देखिए मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये होता है आपका मानव का चौतरफा विकास। मानव विकास का मतलब होता है मानव के पास विकल्पों में वृद्धि, यानी ऑप्शन में वृद्धि, मानव के पास विकल्पों में वृद्धि। अगर उसके पास एक विकल्प है रोजगार का और 2-4 विकल्प रोजगार का हो जाए उसके पास अच्छा से अच्छा रोजगार का, तो वहां उनका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। उनके स्वास्थ्य में वृद्धि, उनके ज्ञान में वृद्धि, उनके कौशल में वृद्धि, वही क्या कहलाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास कहलाता है। अब देखिए मानव विकास के स्तंभ है समता, पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है बिना भेदभाव किए सभी लोगों को एक समान लेकर के आना। जैसे कि आरक्षण जो दिया जाता है वो पैरिटी के तहत यानी समता के तहत ही दी जाती है। ठीक है, समानता नहीं बोल रहे, समानता का मतलब होता है सभी लोगों को समान अधिकार देना, सभी लोगों को 10 किलो चावल एक बराबर दे देना। ठीक है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी लोगों को एक बराबर अगर 10 किलो चावल दिया जाएगा सरकार की तरफ, उसको कहेंगे समानता। अगर वहीं सिर्फ गरीब लोगों को दिया जाएगा ताकि वो अमीर लोगों के बराबरी लेवल में आ जाए, तो उसको कहेंगे समता। समझे, समानता किसको कहते हैं, अगर सरकार 10 किलो चावल, एक एग्जांपल के तौर पर 10 किलो चावल प्रत्येक परिवार को देती है, चाहे अमीर हो या गरीब, उसको कहते हैं समानता। लेकिन सरकार सिर्फ गरीब परिवार को 10 किलो चावल देती है ताकि वो अमीर परिवार के बराबर आ जाए। अमीर परिवार जिस तरह से खाता पीता है उसी तरह से गरीब परिवार भी खाए, एक लेवल में आ जाए, तो उसको कहते हैं समता। ठीक है, पैरिटी इसको कहते हैं। तो ये भी जो है मानव विकास के मूल स्तंभ है, इसको हम लोग, इसके बिना मानव विकास हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद सतत पोषणीयता का मतलब होता है, यानी
संसाधन का प्रयोग करते हुए अपना विकास करना और संसाधनों को यानी प्रयोग करते हुए अपना विकास करना, और यह भी ध्यान में रखना कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको संसाधनों की कमी का एहसास ना हो। ठीक है, इसको कहते हैं सतत पोषणीयता यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीयता में दो चीजें याद रखी जाती है, पहला पर्यावरण में प्रदूषण ना हो, दूसरा आपके संसाधनों की कमी ना हो, संसाधन की सीमितता में कोई आंच नहीं आए, कम से कम संसाधन का प्रयोग हो और आने वाली पीढ़ी को किसी भी संसाधन का कमी का एहसास ना हो। ये होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला दिया गया उत्पादक यानी प्रोडक्टिविटी, यानी जो जनसंख्या ज्यादा अगर विकसित रहेगा, जनसंख्या अगर विकास करेगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी यानी जो काम करने का रेट होगा, वो अगर काम करेगा 10 घंटा तो वह 12 घंटा करने लगेगा। ठीक है, अगर वो विकास करेगा। विकास आदमी कब करता है, यानी मानव विकास कब होता है, जब वो ट्रेंड होते हैं, शिक्षित होते हैं और स्किल्ड होते हैं, कोई स्किल की कोई कौशल को सीखते हैं तो वो विकसित कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सभी तीनों के तीनों जो आपके क्या है, मानव विकास के स्तंभ में। ध्यान से देखना, थोड़ा डिटेल में हम बता रहे हैं लेकिन देखना क्योंकि समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इनमें से जन स्थानांतरण, यानी जन का मतलब होता है लोग, स्थानांतरण का मतलब होता है प्रवास। देखो, प्रवास और स्थानांतरण कंफ्यूज करेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण का भी मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, सिर्फ वर्ड का हेराफेरी है। जिस तरह से जल को नीर कहते हैं, जल को पानी कहते हैं, ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन है पानी ही। H2O यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, वही बात कर रहे हैं लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, उसी तरह से स्थानांतरण, जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखिए, प्रवास का या फिर स्थानांतरण का 2 कारक होता है, एक होता है प्रतिकर्ष कारक, एक अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से आता है जैसे कि बेरोजगारी, महामारी। उसी तरह से अपकर्ष कारक लोगों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जैसे कि आकर्षित किया जाता है उच्च रोजगार, यानी उच्च शिक्षा, उच्च वेतन, अच्छा रोजगार, ये है अपकर्ष कारक। तो कह रहा है कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है, मतलब बेरोजगारी प्रतिकर्ष कारक के अंत है क्योंकि ये बेरोजगारी प्रकृति का तरफ से आता है। जल संकट भी प्रकृति का तरफ से आता है, दोनों क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। महामारी भी प्रकृति का तरफ से आता है, बीमारी वगैरह महामारी जैसे कि पैंडेमिक कोरोना आ गया, ये प्रकृति का ना देन है, तो ये प्रतिकर्ष कारक है, जो प्रकृति का तरफ से है, प्रकृति प्रतिकर्ष कारक है। लेकिन रोजगार के अवसर जो है ये आदमी द्वारा जनरेट किए जाते हैं, तो ये अपकर्ष कारक कहलाएगा। ठीक है, ये जो है अपकर्ष कारक कहलाएगा। ऑप्शन आपकी डी लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है। देखिए, जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है ये नोएस्टिन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, नोएस्टिन के द्वारा दिया गया था। और ये नोएस्टिन 3 अवस्था बताए थे, पहला अवस्था, दूसरा और तीसरा अवस्था। प्रथम थोड़ा हमको है ना कफ है, थोड़ा सा खांसी है, उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, तो पहला अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ठीक है, 3 अवस्था तक वो बताए थे। तो पहली अवस्था में उन्होंने कहा था कि पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, दूसरी अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर थोड़ा सा घटने लगते हैं और तीसरी अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर पूरा घट जाते हैं। पहली अवस्था में लोग अशिक्षित रहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, कृषि काम करते हैं, दूसरी अवस्था में उसकी स्थिति सुधरने लगती है और तीसरी अवस्था में जाकर के लोग शिक्षित हो जाते हैं और सेक्टर में लग जाते हैं, तृतीय सेक्टर यानी सेवा सर्विसेज में लग जाते हैं। तो प्रथम अवस्था में पूछा गया है, तो दोनों उच्च होता है, जन्म दर और मृत्यु दर, यानी उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यता, यानी वही जन्म दर मृत्यु दर को क्या कहते हैं, मृत्यु दर को ही मृत्युता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 का। ठीक है, 9th का। अब देखिए अगला क्वेश्चन के स्क्रीन पर, किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक को प्रतिपादित किया। देखिए, डॉक्टर महबूबुल हक और उनके दोस्त प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उन्होंने दोनों ने मिलकर ही मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया था यूएनडीपी के सामने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सामने 1999 में। और वो दोनों बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, एक इंडिया के प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक जो दिया था मानव विकास सूचकांक, वो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और वहां के 10वां वित्त मंत्री भी रह चुके थे वो। ठीक है, वित्त मंत्री भी उनको बनाया गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो वो अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन आपके डी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा है ना। देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के जो द्वारा जो दिया गया था, उन्होंने देखिए उपागम आपको पढ़ाया गया, मानव विकास के उपागम। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि मानव विकास के उपागम वैसे उपागम होते हैं जो मानव को विकसित होने में मदद करता है। ठीक है, तो क्षमता उपागम यानी कैपेसिटी अप्रोच जो है ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। कैपेसिटी अप्रोच प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ा सा खराब है, ठंडी वगैरह कुछ ज्यादा लग गई है। अब देखिए आगे को पूछा गया, आरंभिक मानव भूगोल अपने
जीवन यापन करने के लिए किस गतिविधि पर निर्भर करते थे। यानी पहले आदिम काल की बात करें, यानी आदिम जमाने की बात करें, पहले जमाने के जो लोग हैं यानी जो जंगल में रहते थे, वो अपना गुजर बसर, अपना खाना पीना पर निर्भर किस पर था? खाना पीना के लिए आखेट और संग्रहण। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, यानी जंगल में भेड़ को, बकरी को, जानवरों को मारकर उनके मांस खाना और उनके चमड़े का उपयोग पहनने के लिए कपड़ा के रूप में करना, वो मारते थे जानवर को, ठीक है। और संग्रहण का मतलब होता है, संग्रहण का मतलब होता है कलेक्ट करना, जमा करना। कद्दू, मूल, गाजर जो भी होता था उस समय, फल फलारी, फल फूल जो भी वो लोग खाते थे उसको जमा करते थे, और आखेटियन शिकार करते थे और फल फूल को जमा करके उसको खाते थे। तो प्राचीन लोग यानी पहले जमाने के लोग। ऑप्शन आपकी क्या हो जाएंगे? सी लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखा चलवासी पशु चारक निर्भर करते, देखिए चल चल करके पशु चराना, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरे जगह, चल करके एक जगह स्थिर नहीं, यानी इसमें चारागाह स्थिर नहीं होता, परमानेंट चारागाह, अस्थायी चारागाह इसमें नहीं होता है। ये इसमें जो चलवाहक जो पशु चारक होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, यानी समय और मौसम के अनुसार वो अपने पशु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और चराते हैं, उसी को कहते हैं चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण जो करता है उसको कहते हैं चलवासी पशुचारक। और चलवासी पशुचारक अपना खाना पीना, चलना के लिए, सभी काम के लिए वो पशु पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। पशु से ही उनको क्या होती है? दूध और मांस की प्राप्ति होती है, पशु से ही उनको उड़ने के लिए कपड़ा की प्राप्ति होती है, पशु से ही उनको गाड़ी जैसा सवारी मिल जाता है, पशु पर ही चढ़ जाएगा, पशु का भी मतलब ए टू जेड के लिए निर्भर किस पर रहता है? पशु पर ही रहता है, ठीक है। ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए रेंडियर कहां पाए जाते हैं? तो रेंडियर जो है ये आपके आर्कटिक प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए रेंडियर जो है इसका सींग होता है, यानी सींग बहुत ज्यादा होता है। देखिएगा आप रेंडियर, ये जहां बर्फ वगैरह होता है ना, बर्फ वगैरह, उसको बर्फ वगैरह जहां होते हैं तो वहां स्लेज खींचा जाता है। स्लेज जो होता है एक चादरा टाइप का होता है, चादर टाइप का नीचे रहता है, उसमें आदमी बैठ जाता है। अरे बचपन में खेल खेले हो, ठीक है, बचपन में क्या खेल खेलो, एक छोटा बच्चा है उस पर बोरा में बैठ जाता है और उसको ऐसे खींचता है, ठीक है। तो उसी टाइप का स्लेज होता है, ठीक है। वो आदमी बैठ जाता है उसमें और वो स्लेज को रस्सी के माध्यम से दो मतलब उस पर रेंडियर पर लगा दिया जाता है, उसके सींग में बंध दिया जाता है और वो सींग मतलब खींचते जाता है, ठीक है। तो ये जो रेंडियर पाए जाते हैं, ये रेंडियर आपके आर्कटिक प्रदेश में पाए जाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, 14 का आपका क्या हो जाएगा? बी राउट आंसर जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग में आपका चूना पत्थर होता है। देखिए मैंने आप लोगों को खनिज के बारे में पढ़ाया था, ध्यान से देखना। आप लोग खनिज के बारे में पढ़े होंगे, मैंने तो नहीं पढ़ाया, सॉरी, है ना, क्योंकि बच्चों को हम बोलते हैं अपने वहां, तो आप वो लोग समझते होंगे। तो देखिए आपके खनिज जो होते हैं ना, खनिज आपके दो प्रकार के होते हैं, खनिज आपके दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज एक होता है, धात्विक खनिज एक होता है, अधात्विक खनिज, है ना। धात्विक खनिज एक होता है, अधात्विक खनिज। देखिए धात्विक खनिज के अंतर्गत धातु आ जाएगा, धातु वाला खनिज आ जाएगा, जैसे कि एल्यूमिनियम, है ना, लोहा, जिंक, Fe जिसको फेरम कहते हैं, जिंक जैसे जेडन से सूचित किया जाता है। अधात्विक खनिज की अगर बात करें तो अधात्विक खनिज आपका चूना आ जाएगा, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर आपका क्या है? अधात्विक खनिज है। अभ्रक क्या है आपका? अभ्रक जो है आपका अधात्विक खनिज है। ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। तो मैंने कहा कि उद्योग है ना, सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग बना चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर का, ठीक है। चूना पत्थर का जब प्रयोग किया जाता है तो चूना पत्थर क्या है? अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर क्या है? अधात्विक खनिज है। लेकिन तो है ना खनिज, खनिज तो है ना। जब खनिज से यह उद्योग चलता है तो इसको क्या कहेंगे? खनिज पर आधारित उद्योग कहेंगे, ठीक है। चूना पत्थर क्या है? खनिज पर आधारित उद्योग है, यानी ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा। इनमें से कौन औद्योगिक नगर है जहां उद्योग चलता है? आरा। आरा ये बिहार का जिला है, आरा ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। हाँ आरा जिला कहां का है? बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब देखिए अजमेर, अजमेर राजस्थान का है, ठीक है। अजमेर जो है राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। आप लोग हिस्ट्री से पढ़े होंगे, सर आप लोग को पढ़ाते होंगे, है ना, कि हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो कहाँ है? चिश्ती का सिलसिला कहां से चला था? भाई अजमेर से ही चला था, ठीक है। तो अजमेर कहां है? राजस्थान में। अजमेर जो है आपके राजस्थान में। और ये कभी कभी आपको पूछे जाते, तो अजमेर है ना आपका सांस्कृतिक नगर, ये क्या है बेटा? सांस्कृतिक नगर है, ठीक है। ये जो आपका सांस्कृतिक नगर है, ये बात आप लोग याद रखना। कभी कभी सांस्कृतिक नगर की जगह आपको मक्का दे देगा, वो खेत वाला मक्का नहीं, यानी वो वहां सऊदी अरब में जो मक्का है, ठीक है। कभी कभी मक्का की जगह आपको जेरूसलम भी दे देगा, क्योंकि जेरूसलम भी जो है ज्यूज यानी जो यहूदी लोग होते हैं, जो फिलिस्तीन में है, इजराइल फिलिस्तीन में जो विवाद बना हुआ, वो भी क्या है? एक सांस्कृतिक नगर है। कभी कभी आपको क्या दे देगा? आपको दे देगा वाराणसी। वाराणसी भी क्या है? एक सांस्कृतिक नगर। याद रखना, जितना भी बोल रहे हैं वहीं से आपको पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मॉडल पेपर को देखने से ना आप लोगों को पता चल जाता होगा कि आप कहां है, कौन से पानी में आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। अब देखिए ये जो है लखनऊ आपका यूपी में है, यूपी की राजधानी, लेकिन बोकारो इस्पात संयंत्र है।
हाँ, बोकारो जो है इस्पात संयंत्र है, ये है आपका झारखंड में। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? आपके झारखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? बी लॉक हो जाएंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्र एक प्रकार का उद्योग है, ये क्या हो जाएगा? औद्योगिक नगर हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र है कहाँ? ये झारखंड में। ठीक है, अब देखना इनमें से कौन सेलेज से संबंधित है। मैंने आपको बताया सलेज जो होता है ना, सलेज एक बार का धातु का चादरा होता है, जिस तरह से बच्चे को बैठा करके बोरा होता है बच्चे में। अरे गांव में तो हम खूब खेले हैं, तो गांव में क्या होता है कि बच्चा एक बोरा में बैठ जाता है, उसका छोटा भाई बैठ जाता है और बड़ा भाई जो उसका खींचता है एकदम पकड़ के। ठीक है, तो वो जो है एक प्रकार का सलेज होता है। तो सलेज को खींचने के लिए जो प्रदेश होते हैं, आर्कटिक प्रदेश जहां ठंडा खूब पड़ता है, बर्फ वगैरह पड़ते हैं, तो वहां सलेज को खींचने के लिए रेनडियर का प्रयोग किया जाता है। रेनडियर जो होता है ना, हिरन के जैसा एक मतलब जानवर होता है, उसके सींग होते हैं, सींग बहुत सारे होते हैं उसके एक जैसा। ठीक है, यानी पगड़ी जैसा सींग होता है उसका। ठीक है, देखिएगा आप लोग गूगल वगैरह में। तो रेनडियर यानी सलेज को खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेनडियर का। ठीक है, अब देखना आगे स्क्रीन पर पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन जो किया गया था 1995 में। इसका गठन कहां किया गया था? इसका गठन कब किया गया था? 1995 में। अब देखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। अब NHAI का दो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है? NHAI का यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसके अंतर्गत 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। और जब ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग बन जाएगा, ये NHAI का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया का, जब ये बन जाएगा तो इस चारों महानगर के बीच की जो दूरी है और दूरी कम हो जाएगी, प्लस लागत यानी जो भाड़ा की लागत है वो भी जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। साथ ही एक और परियोजना है उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम की अगर बात करें तो असम का सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक, उत्तर दक्षिण की बात करें तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ये दो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं NHAI के, और इस पर काम भी चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था। इसका स्थापना 1995 में किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। ठीक है, अब देखना निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? मैंने बताया था उत्पादन और विनिमय मैंने बताया था, फिर बोल रहे हैं। ठीक है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा, हमके दूसरी क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, सर की जगह हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो उत्पादन और विनिमय। ठीक है, उत्पादन और विनिमय, उत्पादन और विनिमय जो आपके क्या है? तृतीय क्रियाकलाप है ना। उत्पादन और विनिमय, उत्पादन के अंतर्गत किसी भी चीज का उत्पादन हो जाएगा, चाहे वो वस्तु का उत्पादन हो या फिर सेवा का उत्पादन हो। ठीक है, चाहे वो वस्तु का उत्पादन हो या फिर सेवा का उत्पादन हो, उसको क्या कहेंगे? उत्पादन कहेंगे। तो उत्पादन एक प्रकार का तृतीय क्रियाकलाप है। उत्पादन क्या है? एक प्रकार का तृतीय क्रियाकलाप है। और विनिमय भी, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, अदला बदली करना। जैसे कि आप इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं? सूचना में संचार में क्या करते हैं? कम्युनिकेशन में आप इंफॉर्मेशन को, उसकी सूचना को रिसीव करते हैं, अपना सूचना को देते हैं, तो अदला बदली करते हैं यानी एक्सचेंज करते हैं। विनिमय का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं एक्सचेंज। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, है ना। सूचना संचार हो जाएगा, विनिमय के अंदर संचार हो जाएगा। उसके बाद व्यापार में भी क्या होता है? व्यापार में भी अदला बदली होता है। कस्टमर क्या करते हैं? सामान लेते हैं और फिर दुकानदार को वो पैसा देते हैं, तो सामान के बदले पैसा, पैसा के बदले सामान मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे दुकानदार को सामान के बदले पैसा मिलता है और जो खरीदने जाता है उसको पैसा के बदले दुकानदार उसको सामान देता है, तो वहां भी तो एक्सचेंज हो रही है ना, विनिमय हो रही है। तो वो भी क्या है? एक प्रकार का तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार, संचार और परिवहन में भी क्या होता है? परिवहन में भी आपका सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? तृतीय क्रियाकलाप है। देख लेना क्या दिया है इसमें? बुनाई। हाँ देखो, आखेट जो है, आखेट आपका क्या है? बुनाई जो है, ये बुनाई आपका द्वितीय क्रियाकलाप है। क्योंकि बुनाई में क्या होता है? बुनाई में आपके जैसे कि आपको देखेंगे कि सूत काटना, सूत से कपड़ा बुनना, है ना, धागा बुनना, ये जो है आपका बुनाई द्वितीय क्रियाकलाप है, जिसको विनिर्माण क्षेत्र का क्रियाकलाप कहते हैं। और कृषि आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, आखेट भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। हाँ, व्यापार आपका तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? डी लॉक हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, किसी समुद्र मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है, तो ये जो है उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक। ऑप्शन आपके सी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है कि किस नदी पर डुसेलफर्ट पत्तन स्थित है? तो डैन्यूब नदी पर। ठीक है, डैन्यूब नदी पर जो है ये डुसेलफर्ट पत्तन जो है स्थित है। ठीक है, अब देखना किस देश में, देखो एक दो क्वेश्चन हमसे मिस्टेक अगर हो जाएगा, एक क्वेश्चन तो बताना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो भी मिस्टेक है तो हमको बताना, क्योंकि इसको, है ना, ये आपका मॉडल पेपर हाल ही में जारी किया गया है, तो हम भी इसमें आपको हो सकता है नया मेरे सामने भी आया, तो आप लोग इसको बताना। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन की अगर बात करें तो बताना कि किस देश में खेत से कारखानों तक दूध यानी मिल्क की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है? तो ये ऐसा फैसिलिटी जो है न्यूजीलैंड में। कहां है?
न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड वाले जो है काफी ज्यादा मैच खेलते हैं, न्यूजीलैंड वाले काफी ज्यादा मैच खेलते हैं, है ना। अब देखिए भारत में मुक्त आकाश नीति कब अपनाई गई, यानी ओपन स्काई पॉलिसी। ओपन स्काई पॉलिसी देखिए, जैसे भारत जो अगर है यानी वैश्विक व्यापार, यानी जब एक ग्लोबल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होने लगा, यानी सभी अर्थव्यवस्था एक दूसरे अर्थव्यवस्था से जब जुड़ने लगी, तो लोगों को यानी सभी देश को एक दूसरे से व्यापार करने की जरूरत पड़ गई। तो व्यापार सिर्फ हवाई जहाज, व्यापार सिर्फ जो है जल मार्ग या फिर सड़क मार्ग के द्वारा नहीं किया जाता था, अब व्यापार वहां जो है वायु मार्ग के द्वारा भी करने का जरूरत आ गया। तो अब देखिए ये ओपन स्काई पॉलिसी के तहत कोई भी देश अपने से ऊपर से होकर के किसी भी देश का हेलीकॉप्टर या जहाज को देने नहीं देता था पहले, है ना। कोई भी देश अभी भी बिना परमिशन का कोई भी देश अपना हवाई जहाज, अपना एरोप्लेन, अपना हेलीकॉप्टर किसी दूसरे देश से उड़ाते हुए आगे नहीं बढ़ सकता है ना। अब उस पर एग्रीमेंट बना कि चलो भाई हम भी तुम्हारे एरोप्लेन, जहाज, हेलीकॉप्टर को अपने देश से ऊपर उड़ता हुआ जाने देंगे, तुम भी हमको जाने देना। वही एग्रीमेंट, वही नीति को क्या कहते हैं, ओपन स्काई पॉलिसी, यानी मुक्त आकाश नीति। उसको क्या कहते हैं, मुक्त आकाश नीति, ठीक है। यानी हमारे देश के पीएम जो है, हमारे देश के पीएम का भी एरोप्लेन जो है जब अब उधर जा रहे हैं, पश्चिम कंट्री जाते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर होते हुए जाते हैं। पाकिस्तान के भी एरोप्लेन इंडिया के ऊपर होते हुए जाता है ना। तो ये क्या है, एक नीति है, एक एग्रीमेंट है, ओपन स्काई पॉलिसी, ठीक है। ओपन स्काई पॉलिसी कब अपनाया गया, ठीक है, फटाफट बताना। चलो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन का आंसर रेडी, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो अपनाया गया था ये 1992 में, कब, 1992 में, 1992, है ना। यानी ऑप्शन आपकी सी लोग हो जाएंगे, ठीक है। कौन संस्था प्रतिवर्ष यूएनडीपी, सॉरी बता तो दिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रतिवर्ष जो है एचडीआई रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। गहन जीविका कृषि पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, नहीं दक्षिण पूर्व एशिया। गहन जीविका कृषि के अंतर्गत जो होता है आपका चावल की खेती होती है, ठीक है। चावल की खेती मेन होती है गहन जीविका कृषि के अंतर्गत, चावल की खेती मेन होती है, यानी 25 का आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन, मिन्स्क का मुख्यालय है। देखिए मिन्स्क जो है ना, ये आपका ये जो है आपका ब्रुसेल्स का आपका शहर है। मिन्स्क जो है सीआईएस का क्या है, मुख्यालय है। मिन्स्क क्या है, सीआईएस का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ठीक है। आधुनिक भारत में कुल कितने अनुसूचित भाषाएं, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कितना, 8वीं अनुसूची 8 में, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषा को है ना, 22 भाषा को जो है दर्जा दिया गया है, 22 भाषा को टोटल दर्जा दिया गया है। ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आर्यन भाषा बोली जाती है ना। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड ये जो है भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, भारत का ये क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य है, यानी ऑप्शन आपके बी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना आगे स्क्रीन पर, किस प्रदेश में परलिखित पराजदू नगरीय बस्ती पाई जाती है, तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता ने सिंधु घाटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रयाग एक उदाहरण है, तो ये जो है आधुनिक नगर है, प्राचीन नगर है, मजाक नहीं। यहाँ 30 का अगर बात बताएंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। 30 की अगर बात करें तो बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है, तो ये जो है आपका प्राचीन नगर है, यह क्या है, प्राचीन शहर। प्रयाग जो है, प्रयागराज यानी आपके यूपी में जो शहर है उसकी बात की जा रही है। कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है, तो बबीना, श्रीनगर, दानापुर या फिर पुष्कर। पुष्कर जो है, पुष्कर में क्या होता है, कैलाश यात्रा निकाली जाती है, पुष्कर में कैलाश यात्रा निकाली जाती है, इसलिए पुष्कर क्या है, एक प्रकार का सांस्कृतिक शहर है, ठीक है। अब देखना आगे स्क्रीन पर, मऊ है, मऊ जो है ना एक प्रकार का औद्योगिक शहर है। मऊ क्या है, औद्योगिक शहर है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यानी 32 का आपका बात पूछा गया था, चलो बहुत अच्छी बात है। 32 मऊ है कहां, कौन सा राज्य में, मऊ है कहां, कौन सा राज्य में, तो ये जो है भाई ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश, मऊ यूपी में है, ठीक है। ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, सर हैंडल करेंगे, हम भी हैंडल करेंगे, है ना। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है ना। तो ये जो है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र, प्रतिभूमि, सीमांत भूमि। ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, डी लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन डी लॉक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 33 का। अब देखना आगे स्क्रीन पर पूछा गया, हरित क्रांति का संबंध किससे, जिस तरह से पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, उसी तरह से हरित क्रांति आपका फसल उत्पादन से संबंधित है, उसी तरह से हरित क्रांति जो है आपका फसल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी जो है कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कॉफी का उत्पादन हमारे देश में कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो कर्नाटक आपके पश्चिमी तट में आते हैं, भारत के पश्चिमी तट में आते हैं, तो ये जो है कॉफी तट के लिए सबसे ज्यादा
काफी सबसे ज्यादा फेमस है, यानी 35 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश में, भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, जिसके लिए आईटीडीपी प्रोजेक्ट लाया गया था, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्हीं लोगों के लिए लाया गया था। काफी ज्यादा पिछड़ा इलाका था जहां गद्दी जनजाति रहते थे। भरमौर जिला में, भरमौर जनजाति में कहा गद्दी जनजाति रहते थे भरमौर जिला में। झाबुआ जिला जो है यह मध्य प्रदेश में, झाबुआ जिला कहां है, मध्य प्रदेश में। ये काफी पिछड़ा जिला है। भारत के 5 पिछड़े जिलों में झाबुआ जिला की भी गिनती आती है। इनमें से किसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, तो ग्रामीण आबादी की अगर बात करें तो दादर और नगर हवेली में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है। ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है नियोजित नगर है कैनबरा। कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो एक क्या है, नियोजित नगर है। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सन्नगर की संकल्पना किसने की थी, तो ये पैट्रिक गिडीज ने, किसने, पैट्रिक गिडीज ने सन्नगर की संकल्पना की थी। इन्होंने ही सन्नगर की क्या दिया था, सन्नगर का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑप्शन आपके बिल्कुल ए लोग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपके स्क्रीन पर पूछा गया झारखंड में कोयला क्षेत्र जो खान है, ये है झारखंड में जो है झड़िया में। ठीक है, झारखंड की रांची है, झारखंड की राजधानी कौन है, रांची, और झारखंड जमशेदपुर है ना। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो क्या है, जमशेदपुर। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है, जमशेदपुर में। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। तो झड़िया जो है कहाँ है, झारखंड में, जो कोयला क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा फेमस है। घाटशिला कहाँ है, घाटशिला की फटाफट बताइएगा। घाटशिला भी आपके झारखंड में ही आएंगे। ठीक है, घाटशिला भी जो है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। घाटशिला भी जो है आपके झारखंड में आते हैं, झारखंड का ही स्थान है, जगह है। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपकी स्क्रीन पर भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना असम का डिगबोई में। ठीक है, भारत का प्रथम सबसे पहले तेल कहां निकाला गया था, भारत में, असम का डिगबोई में। उसके बाद अंकलेश्वर, यानी अंकलेश्वर, गुजरात के अंकलेश्वर, मुंबई हाई, ये सब जो है क्या है, भारत का तेल उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट देखना आपकी स्क्रीन पर, इनमें कौन राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली और कोलकाता को ये वाराणसी से जोड़कर, यानी दिल्ली कोलकाता को वाराणसी होकर जोड़ता है। हाँ, ये NH2 हो जाएगा, यानी जीटी रोड को, गरल ट्रैक रोड को, यानी शेरशाह सूरी ने अपना साम्राज्य को फैलाने के लिए, अपना शासन क्षेत्र को फैलाने के लिए, यानी लाहौर से लेकर के कोलकाता तक अपना क्षेत्र को फैलाने के लिए एक रोड बनाया जिसका नाम है जीटी, यानी गरल ट्रैक रोड। उन्हीं का NH1 और NH2 में उसका खंडन किया गया। तो NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक जाती है, NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जो आपका सिकंदराबाद में। कहां है, सिकंदराबाद में। यानी ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया, इनमें से कहां अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो आपके पंजाब जो है, पंजाब में किसी भी प्रकार के अनुसूचित जनजाति का कोई निवास नहीं है, कोई वहां उसकी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। ऑप्शन आपके क्या पाए जाएंगे, ए पाए जाएंगे। तो पंजाब में किसका है, तो सिख जाति के लोग हैं, सॉरी सिख के मानने वाले लोग हैं, सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, अब देखिए तारापुर संबंधित है, तो तारापुर जो है आपके महाराष्ट्र में। तारापुर में भारत का सबसे पहला जो है, सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तारापुर में की गई। तारापुर है कहां, महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से की गई थी। तो ये जो है आपके परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखना इनमें से कौन धार्मिक नगर है, इटारसी, कांडला, कंटनी, ये नहीं, धार्मिक नगर नहीं देगा, इटारसी नहीं, बिल्कुल आपके ऑप्शन आपके डी लोग हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इनमें कौन लौह इस्पात केंद्र नहीं है, लौह इस्पात भिलाई, लौह इस्पात केंद्र है, दुर्गापुर भी है, बोकारो भी है, भिलाई भी है। दुर्गापुर है कहां, दुर्गापुर है आपका WB वेस्ट बंगाल में। बोकारो आपके झारखंड में है। हाँ, बोकारो कहां है, आपके झारखंड में है। ठीक है, तो आगरा कहां है, यूपी में है। आगरा जो है यूपी का एक शहर है, यूपी का क्या है, नगर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, आगरा में कोई भी प्रकार का उद्योग नहीं है, भिलाई इस्पात संयंत्र, कोई भी लौह इस्पात संयंत्र वहां नहीं है। अब देखिए इनमें से कौन सूती वस्त्र केंद्र है, कानपुर, सोलापुर, नागपुर, या फिर इनमें से सभी। कानपुर, नागपुर नहीं, कानपुर में जो है कपड़ा, कानपुर में चमड़ा उद्योग काफी ज्यादा आगे है। नागपुर में नहीं, आपके सोलापुर हो जाएंगे। ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएगा। मैनेज करना थोड़ा सा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है, भद्रावती, कोटा, कानपुर, या फिर कोटा जो है, देखिए कानपुर में अच्छा खासा उद्योग है, भद्रावती में भी लौह इस्पात उद्योग है, सलेम में भी है, लेकिन कोटा क्या है आपका शैक्षणिक नगर है। कोटा जो है आपका शैक्षणिक नगर है ना। यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, बी लोग हो जाएंगे। ये कहां है, कोटा है आपका राजस्थान में। कोटा है आपका राजस्थान में। आपका राजस्थान के रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम सुने होंगे, उससे मात्र 35 किलोमीटर दूर है आपका कोटा जो है, कोटा से मात्र 35 किलोमीटर दूर जो है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब देखना इनमें से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन नहीं है। पूर्वी तट पर पारादीप, चेन्नई,
मुंबई या फिर कोलकाता। पूर्वी तट पर देखिए, मुंबई जो आपके पश्चिमी तट पर है, चेन्नई, पारादीप और कोलकाता जो है ये आपके पूर्वी तट पर है, लेकिन मुंबई जो है आपके पश्चिमी तट पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपकी स्क्रीन पर, मीटर गेज किससे संबंधित? मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। देखिए 3 प्रकार की पटरियों की लंबाई होती है। पटरियों की बीच की दूरी के अनुसार टोटल पटरियों की जो टाइप है वो 3 टाइप, मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। तो अभी जो भारत अभी कर रही है ना, तो ब्रॉड गेज कर रही है। जितना भी मीटर गेज और नैरो गेज है ना, तो उसमें ट्रेन को पलटने का खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, जब ट्रेन को पलटने का खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि दूर बीच की दूरी कम होती है, तो उनको भारत सरकार के जो रेलवे विभाग है, तो वो अभी सभी रेलवे पटरी को ब्रॉड गेज में बदलने का काम करती है। ठीक है, तो सिंपल सा पूछा गया आपको, है ना, कहां? ये रेल मार्ग, यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया, लिग्नाइट संबंधित है। देखिए लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, सबसे ज्यादा अच्छा बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, ये कोयला का प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, अब देखो ये जो है एक प्रकार का कोयला का प्रकार है। ठीक है, देख लेना कहां, बॉक्साइट नहीं, कोयला का प्रकार है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे। हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तांबा, तांबा का अयस्क लीजिएगा, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट किसका अयस्क है? क्यूप्राइट तांबा का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। कोयला का प्रकार लिग्नाइट है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट कोयला का प्रकार है। बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अयस्क किसको कहते हैं? जिससे धातु की प्राप्ति की जाती है। अयस्क किसको कहते हैं? जिससे धातु की प्राप्ति की जाती है। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना आगे क्वेश्चन के पूछा गया, इनमें से कौन सौर्ण श्रमिक है? तो पंचम क्रियाकलाप में जो लोग रहते हैं उसको सौर्ण श्रमिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखना अगले स्क्रीन पर, इनमें से कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है? देखिए ऋतु क्षरण, उसके बाद वन उन्मूलन और अपोहा के कारण मृदा अपरदन होता है, लेकिन चारण के कारण इतना मृदा अपरदन नहीं होता है। ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना इनमें से कौन अरहर यानी तूर दाल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है इसमें आगे है। अरहर यानी तूर दाल में कौन आगे है? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सी लोग हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कॉर्बेट और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिम मतलब कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए फेमस है? तो बंगाल टाइगर के लिए, एक सिंह वाले। सिंपल सा चीज है, 58 नंबर क्वेश्चन आपके। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो ये जो है ना आपके बाघ के लिए फेमस है ना, ये किसके लिए? बाघ के लिए फेमस है। और ये है कहां? यूके यानी उत्तराखंड। ये यूके यूनाइटेड किंगडम बस समझ लेना, उत्तराखंड यूके यानी भारत के जो राज्य उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ही कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, इनका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इनका जिम हटा दिया है, कैसे ना कंफ्यूज होगा। ठीक है, जिस तरह से ग्रिफिथ टेलर का नाम से ग्रिफिथ हटा देता है, सिर्फ टेलर डाल देता है, उसी तरह से यहाँ कॉर्बेट डाला है। तो ये जो है बंगाल टाइगर के लिए फेमस है आपका कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नया नाम उसका नाम रखा गया। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अब यहां देखना, एक होता नवीकरणीय स्रोत, एक होता अनवीकरणीय स्रोत, एक होता परंपरागत, एक होता अपरंपरागत। देखो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वही है जो परंपरा से चलते आ रहा है, परंपरा मेरा बाप दादा के जमाने से चलते आ रहा है, उसको नया नहीं किया जा सकता है। जिसको नया किया जा सकता है उसको कहते हैं नवीकरणीय। जिसको कर सकते हैं नया, जिसको कर सकते हैं नया वो नवीकरणीय, जिसको नया नहीं कर सकते वो अनवीकरणीय। तो कोयला, पेट्रोलियम और जो ईंधन है ये हमारे बाप दादा के जमाने से परंपरागत रूप से चलते आ रहा है, और उसको एक बार प्रयोग करने के बाद उसको दोबारा नया नहीं कर सकते। तो ये परंपरा से चलते आ रहा, मतलब परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है, उसको नया नहीं कर सकते, तो अनवीकरणीय। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम को क्या कहेंगे? कोयला और पेट्रोलियम यानी फिर खनिज तेल को कहेंगे कि ये जो है परंपरागत संसाधन है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, और ये अनवीकरणीय। परंपरागत को ही अनवीकरणीय कहा गया है, परंपरागत को ही अनवीकरणीय कहा गया। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैनेज करना थोड़ा सा, देखो ठंडी हो रही है, हमको पकड़ लिया ठंडी। अब देखो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत को इसको नया नहीं किया जा सकता। जल, सौर ऊर्जा, ताप या फिर पवन ऊर्जा, फटाफट बताना। काफी जिले सिंपल है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, क्वेश्चन नंबर आपका 60। यहां अगर देखेंगे ताप ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो होता है ना भाई, ये जल से जो भी आप भाप वगैरह लीजिएगा तो जल ऊर्जा को हम लोग जो है उसका हाइड्रोजन को अदर रूप में बदल सकते हैं। सौर ऊर्जा भी क्या है आपका नवीकरणीय स्रोत है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय स्रोत है, जल ऊर्जा भी नवीकरणीय स्रोत है। लेकिन ताप ऊर्जा जो है आपको कोयला से प्राप्त होता है। ताप जो है ना आपको कोयला से प्राप्त होता है या फिर पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। पेट्रोल को जला करके या फिर कोयला को जला करके हीट यानी ताप प्राप्त किया जाता है, जो एक प्रकार का अनवीकरणीय स्रोत है। इसको नया नहीं कर सकते। क्या कोयला को जला करके आप हीट प्राप्त कर लीजिएगा,
ताप प्राप्त कर लीजिएगा फिर कोयला को नया कर दीजिएगा क्या? नहीं ना। हाँ, लेकिन सौर ऊर्जा को हम लोग नया कर सकते हैं, ये बाद में आया। ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब बाद में आया। ये सौर ऊर्जा पहले सोलर नहीं देखा था मेरा पिताजी, मेरा दादाजी, है ना। अगर आपके पिताजी, मेरा दादाजी अगर ज्यादा एज के होंगे, ठीक है, तो वो लोग के जमाने में नहीं था, ठीक है। तो सौर ऊर्जा और पवन चक्की भी वो लोग नहीं देखा था। अभी पवन चक्की का भारत जो है, यानी पवन ऊर्जा का काफी ज्यादा विकास करने में भारत आगे बढ़ रही है। तो ये अपरंपरागत है, ये नहीं चल रहा था ना पहले, हमारे बाप दादा के जमाने से नहीं है, अपरंपरागत है, जिसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय करेंगे। अपरंपरागत मतलब नवीकरणीय, परंपरागत मतलब अनवीकरणीय, ठीक है। तो ये है आपके ताप जो है क्या है? ताप आपके क्या है? ताप जो है अनवीकरणीय संसाधन है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब ये परंपरागत है। ये क्या है? ये देखो, अनवीकरणीय को ही परंपरागत कहते हैं। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं अनवीकरणीय को ही क्या कहते हैं? परंपरागत कहते हैं। ध्यान से देखना। अब देखो अगला क्वेश्चन इनमें से पूछा गया, इनमें से कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? तो आपका लांबा घाटी लांबा घाटी आपका भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। बंगाल रूबी का संबंध किससे है? तो अबड़क से। बंगाली रूबी का संबंध किससे है? अबड़क से। बिल्कुल सही आंसर दें, अबड़क यानी मीका, मीका से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखना, इनमें से कौन एक नियोजित नगर है? यानी देखो, नियोजित नगर में आपको कभी कभी कैनबरा दे देगा, कभी अदिस अबाबा दे देगा, और कभी कभी आपको चंडीगढ़ दे देगा। ये चंडीगढ़ जो देख रहे हैं ना, ये चंडीगढ़ जो है, ये चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, पंजाब की राजधानी है, ये हरियाणा की भी राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, और ये खुद की राजधानी है ना। चंडीगढ़ की राजधानी आपको पता होगा। भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो चंडीगढ़ की राजधानी कहां है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, समझ रहे हो? 3 इतना हेडक्वार्टर वहां है। तो चंडीगढ़ को बसाया गया था, ये बनाया गया था सर को, ये पहले से स्थापित नहीं था। ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? ए लोग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं है? देखो, उत्तर भारत का धनबाद, धनबाद जो है आपके झारखंड में आते हैं। धनबाद आपके कहां आते हैं? झारखंड में आते हैं। आगरा आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आते हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आते हैं, जेके में आते हैं, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में आते हैं, पुणे आपके महाराष्ट्र में आते हैं। तो अब बताओ, महाराष्ट्र आपका साउथ इंडिया में आता है ना, तो ये साउथ इंडिया में आता है, तो ये उत्तरी भारत कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपको टिक करना है। ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? तो ये झारखंड उत्तरी भारत में, यूपी उत्तरी भारत में, जम्मू कश्मीर उत्तरी भारत में, तो ये सब तो उत्तरी भारत के हो जाएंगे। पूछा गया कि उत्तर भारत का नहीं है, तो नहीं है आपका महाराष्ट्र ने अपोन है, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इनमें से कौन प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है? तो पश्चिम बंगाल, राजस्थान। राजस्थान में नहीं होता, राजस्थान में शुष्क कृषि होती है। राजस्थान में आपकी शुष्क कृषि होती है, क्योंकि वहां पानी और सिंचाई की कमी है, तो यहाँ शुष्क कृषि की जाती है, जैसे कि बाजरा, ज्वार, ये सब की कृषि की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखना आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन उत्तर भारत की नदी है? उत्तर भारत की नदी आपका गोमती नदी जो है आपकी उत्तर भारत की नदी है। ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना आपके स्क्रीन पर पूछा गया, अंकलेश्वर किस राज्य में है? अंकलेश्वर जैसे कि असम का डिगबोई आपका पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है, तेल उत्पादक क्षेत्र है, उस तरह से अंकलेश्वर, गुजरात का अंकलेश्वर भी क्या है? तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखना आपके स्क्रीन पर, इनमें से शिव सुंदरम का संबंध जो है, देखिए शिव सुंदरम जो है कर्नाटक राज्य में आता है। ये बांध बनाया गया है कर्नाटक और केरल में। शिव सुंदरम बांध, जिस तरह से जल विवाद है ना, सतलज नदी का जल विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच है, फरक का जल विवाद बांग्लादेश और भारत के बीच है, उसी तरह से शिव सुंदरम नदी पर जो जल डैम बनाया गया, इसको लेकर के झगड़ा चल रहा है कर्नाटक और केरल में। तो ये जो है जल विद्युत से संबंधित है ना, जल विद्युत से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 68 का, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन प्राय प्रदूषक है? लेकिन यहाँ जो है सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा डियर, सीसा जो है ना प्रदूषक होता है, ठीक है। सीसा आपका क्या होता है? प्रदूषक होता है। ये क्वेश्चन हमसे भी मिस्टेक हुआ था, ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपके स्क्रीन पर पूछा गया, निम्न में से कौन हेपेटाइटिस का कारण है? हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो जल प्रदूषण से होती है, और जल सबसे ज्यादा बीमारी जो होती है कौन सा प्रदूषण से? जल प्रदूषण के कारण होती है। भारत में सबसे ज्यादा बीमारी, फिर कहीं भी सबसे ज्यादा बीमारी जो होती है तो इस प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण। तो हेपेटाइटिस का कारण क्या है? जल प्रदूषण। ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो बोर्ड मॉडल पेपर था भाई, बोर्ड मॉडल पेपर में टोटल आपका 70 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है, टोटल 70 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको करा दिया गया। देखिए हम यहाँ तो नए हैं, लेकिन कमेंट में जरूर बताना कि मेरा कैसा लगा, मेरा अंदाज कैसा लगा, क्या हमसे कुछ जानकारी मिली कि नहीं मिली, प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि हम आए हैं मेहमान के तौर पर आप लोगों के पास। हम हर दिन नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। सर ही पढ़ाएंगे, सर ही आप लोगों को क्लास लेंगे,
तो एक बार प्लीज रिव्यू जरूर देना यार, रिव्यू देना जरूर, ठीक है। और जम करके एक बार शेयर कर देना, ठीक है, जम करके एक बार शेयर कर देना। सर भी आप लोगों को पढ़ाते, बहुत मेहनत करके पढ़ाते, जो भी कंटेंट देते हैं बहुत अच्छा से देते हैं, और सर को भी आप लोग फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए अच्छा तरह से, और पढ़िए, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। आप लोग अच्छा तरह से पढ़िए, अच्छा तरह से मैनेज कीजिए, और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे, कभी होंगे तो, है ना, अगर कभी आए तो आप लोग को, है ना, यहाँ भी हम सर के सामने आप लोगों से बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों से मिलने का हम पूरा तरह से प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।